जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चाणक्य जीएस में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रतियोगिता दर्पण 2025 मार्च महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम को आज हम लोग देखेंगे। राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या पॉइंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम सब जो है चलते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ और राष्ट्रीय घटनाक्रम को एक एक करके इसमें सारे पॉइंट्स को देखते हैं। वीडियो जो है शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका मार्च का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है इसका एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे जो है क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। जो पॉइंट्स मार्च के घटनाक्रम में है, मार्च के राष्ट्रीय घटनाक्रम में इससे प्रश्न हमेशा जो है एग्जाम में बनते हैं। तो इसको जो है वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025, यानी कि 2025 में जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है उसके बारे में जो है हम लोग पॉइंट्स को देखेंगे। एक प्रश्न है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। यह 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी कि 2015 से शुरू किया गया संविधान दिवस और 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2015 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब हम लोग आते हैं 76वें गणतंत्र दिवस के बारे में जानते हैं। 76वां जो गणतंत्र दिवस है 2025 में, जो 76वां गणतंत्र दिवस जो है मनाया गया है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मुख्य अतिथि हैं, वो मुख्य अतिथि कौन है? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। मुख्य अतिथि कौन हो जाएंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है और यहाँ के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो जो है भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिए। एक पॉइंट यहाँ पे और दिया हुआ है कि इसमें इंडोनेशिया की 352 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी भी शामिल थी। इंडोनेशिया की जो 352 सदस्यीय मार्चिंग टुकड़ी है इसमें शामिल थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत पर्व का आयोजन 2016 से ही लाल किले के सामने पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता रहा है। कह रहा है कि भारत पर्व का आयोजन, यानी कि जब गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाता है उसी के बाद जो है भारत पर्व का आयोजन किया जाता है, जो 2016 से ही लाल किले के सामने पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया जाता रहा है। लाल किले की चर्चा हुई है। लाल किले का जो है निर्माण कौन करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। आगे प्रश्न है कि भारत पर्व गणतंत्र दिवस समारोह का एक हिस्सा है। जो भारत पर्व मनाया जाता है, जो 2016 से ही लाल किले के सामने पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। अब इसमें एक प्रश्न और है कि किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। भारत पर्व पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। भारत पर्व गणतंत्र दिवस समारोह का ही एक हिस्सा है। 2025 में भारत पर्व का विषय क्या है? 2025 में भारत पर्व का जो है विषय क्या रखा गया है? देखो अपना देश। 2025 में जो भारत पर्व का विषय है उसको रखा गया है देखो अपना देश। तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। इसी में एक अगला पॉइंट है कि स्वदेश विकसित प्रलय मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया गया। इसी में जो हमारा गणतंत्र दिवस समारोह है, जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह है, इसमें जो है स्वदेश विकसित प्रलय मिसाइल का नाम है प्रलय, इसका पहली बार प्रदर्शन किया गया। पहली बार प्रदर्शन किया। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि किस मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किया गया? तो वो है आपका प्रलय मिसाइल। अब अगला पॉइंट जो है, जो हमारा 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, इसमें जो है राज्यों को, मंत्रालयों को और जो है आपका जो CAPF जो होते हैं उनको जो है पुरस्कृत किया जाता है। यानी कि मार्चिंग जो दल होता है या झांकियाँ जो निकलती है उसमें जो है सर्वश्रेष्ठ झांकियों का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो इसमें अगला पॉइंट है कि निर्णायकों के निर्णय के आधार पर, यानी कि जो आपका निर्णायक मंडल होता है, निर्णायक जो चुना गया रहता है कि हाँ ये लोग जो है इसको जो है जज करेंगे, तो निर्णायकों के निर्णय के आधार पर जो है गणतंत्र दिवस पुरस्कार 2025 का जो सारणी है इसे हम लोग देखते हैं। पहला है कि सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल को दिया गया। सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार जम्मू और कश्मीर राइफल्स दल को दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि CAPF एवं अन्य सहायक दलों में, CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एवं अन्य सहायक दलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिल्ली पुलिस को दिया गया है। दिल्ली पुलिस भी जो है आपका CAPF के अंतर्गत ही आता है, यानी कि केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है।
उसके बाद है आपका शीर्ष 3 झांकियाँ, राज्य और संघ राज्य में शीर्ष 3 झांकियाँ किसको किसको दिया गया है। तो इस पे यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले नंबर का जो झांकी है उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 को, उत्तर प्रदेश महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत को जो है प्रथम स्थान दिया गया है। दूसरा स्थान है शाश्वत श्रद्धा, शाश्वत श्रद्धा त्रिपुरा में 14 देवताओं की पूजा होती है जिसका नाम है खर्ची पूजा, इसको दूसरा स्थान मिला है। तो यहाँ से आपको एक प्रश्न और बन गया कि खर्ची पूजा किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा से। खर्ची पूजा जो है किस राज्य से संबंधित है, तो त्रिपुरा से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है कि तीसरा नंबर का जो पुरस्कार दिया गया है झांकी में आंध्र प्रदेश का एटी कोपक्का बोमल्लू, एटी कोपक्का बोमल्लू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के जो खिलौने हैं इसका प्रदर्शन किया गया था, इसको जो है तीसरे नंबर का पुरस्कार दिया गया है। तो पहले नंबर का पुरस्कार आपको हो जाएगा किसको, जो आपका महाकुंभ है, दूसरे नंबर का हो जाएगा त्रिपुरा का खर्ची पूजा और तीसरे नंबर का हो जाएगा एटी कोपक्का बोमल्लू पर्यावरण अनुकूल लकड़ी के खिलौने जो हैं इनको तीसरा पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मंत्रालयों विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे दिया गया है। तो मंत्रालयों विभागों में सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया है जनजातीय कार्य मंत्रालय को। किसको दिया गया है, जनजातीय कार्य मंत्रालय को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विशेष पुरस्कार किसे दिया गया है। विशेष पुरस्कार जो है दिया गया है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय संविधान के 75 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसी के उपलक्ष्य में विशेष पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को दिया गया है। डांस ग्रुप जो है कौन सा था, डांस ग्रुप का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जयति जय मम भारतम, डांस ग्रुप पुरस्कार जो है जयति जय मम भारतम को दिया गया है। अब जो है क्या है वो तो था निर्णायक मंडल के आधार पर। अब वहाँ पे जो नागरिक बैठे थे, जो ये लोग देख रहे थे, नागरिकों की पसंद के आधार पर लोकप्रिय पसंद श्रेणी के पुरस्कार जो है किसको किसको दिए गए हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नागरिकों की पसंद के आधार पर लोकप्रिय पसंद श्रेणी के पुरस्कार जो है पहला है आपका सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी, यानी कि नागरिकों की पसंद के आधार पर जो है सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसको दिया गया है, सिग्नल टुकड़ी को दिया गया। किसको दिया गया है, सिग्नल टुकड़ी को। उसके बाद है सीएपीएफ सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता, सीआरपीएफ मार्चिंग दल को दिया गया है। अगला है कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में शीर्ष 3 झांकियां जो नागरिकों के पसंद के आधार पर। प्रथम है गुजरात का स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, गुजरात को दिया गया है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। दूसरा दिया गया है उत्तर प्रदेश के महाकुंभ 2025 को और तीसरा दिया गया है उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल, उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मंत्रालयों की सर्वश्रेष्ठ झांकी। तो मंत्रालयों की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे दिया गया है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है। मंत्रालयों की सर्वश्रेष्ठ झांकी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को दिया गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन, भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025। स्थान है आपका भुवनेश्वर उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 जो है मनाया गया है। 8 से 10 जनवरी 2025 को जो है इसको मनाया गया है। 75 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया है, 75 से अधिक देशों के प्रतिभागियों ने जो है भाग लिया है प्रवासी दिवस सम्मेलन में। इसका आयोजन 2 वर्ष के अंतराल पर होता है। 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में इंदौर में संपन्न हुआ था, इंदौर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ था 17वां प्रवासी दिवस सम्मेलन। 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 का थीम क्या है, विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान जो है 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन का जो है थीम है। ये कहाँ हुआ है, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ है। उद्घाटन इसका 9 जनवरी 2025 को किया गया पीएम मोदी के द्वारा। उद्घाटन कब किया गया, 9 जनवरी 2025 को पीएम मोदी के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि प्रवासी दिवस सम्मेलन का जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति, त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू, इनका नाम है क्रिस्टिन कार्ला कंगालू। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, कभी कभी राजधानी भी पूछ देता है। त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ऑफ स्पेन है। सम्मेलन का पहला दिन 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामलों
और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया है। यानी कि 8 जनवरी को जो है युवा प्रवासी भारतीय दिवस युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा साझेदारी में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट है कि न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगड़ युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि थे। यानी कि न्यूज़वीक के सीईओ को जो है देव प्रगड़ को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि बनाया गया था। मुख्य रूप से तो मुख्य अतिथि बनाया गया था किनको? जो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति हैं क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, उनको। लेकिन युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि बनाया गया था न्यूज़वीक के सीईओ डॉक्टर देव प्रगड़ को। अगला पॉइंट है कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस की अध्यक्षता युवा प्रवासी भारतीय दिवस की अध्यक्षता युवा मामलों और खेल कूद मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। युवा प्रवासी भारतीय दिवस की अध्यक्षता युवा मामलों और खेल कूद मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। ये क्यों मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो है क्यों मनाया जाता है? तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, वो जो है उसी के उपलक्ष्य में जो है प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी भारत लौटे थे। ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को और 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की और 1917 आप लोग जानते हैं कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। यानी कि चंपारण सत्याग्रह इनके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चंद्र मांझी हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चंद्र मांझी। 10 जनवरी को अंतिम दिन सम्मेलन की शुरुआत प्रवासी दिवस महिला नेतृत्व और प्रभाव का उत्सव नारी शक्ति से हुई। यानी कि अंतिम दिन इसका शुरुआत किससे हुआ? प्रवासी दिवस महिला नेतृत्व और प्रभाव का उत्सव नारी शक्ति से। अगला प्रश्न हम लोग का महाकुंभ मेला से है। मतलब अगला पॉइंट है हम लोग का महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला 2025 जो आपका जो है प्रयागराज में आयोजित हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है ये। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक, यानी कि महाकुंभ जो मेला है कब से कब तक चला? 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया गया। महाकुंभ जो मेला है गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है। प्रयागराज में जो ये मेला लगा यहाँ पे जो है गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम है। यहाँ पे किसका संगम है? गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का। इसे महाकुंभ को जो है आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है महाकुंभ को। कुंभ का आयोजन देवताओं और असुरों द्वारा सागर मंथन के समय निकले अमृत कलश की घटना पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ का आयोजन जो है देवताओं और असुरों द्वारा सागर मंथन के समय निकले अमृत कलश की घटना पर आधारित है। कुंभ मेला का अगर आयोजन की बात की जाए कि कुंभ मेला कहाँ कहाँ पे आयोजित होता है, तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में हर 12 साल में एक बार जो है इसका आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला को अगर आपको याद रखना है तो पहुना याद रखिए। प-हु-उ-ना। प से हो जाएगा प्रयाग, ह से हो जाएगा हरिद्वार, उ से हो जाएगा उज्जैन और ना से हो जाएगा नासिक। प्रयाग में किसके संगम पे लगता है? तो गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पे। हरिद्वार में आपका जो है गंगा के संगम पे। उज्जैन में आपको जो है क्षिप्रा के संगम पे और नासिक में क्षिप्रा नदी के तट पे और नासिक में जो है गोदावरी। नासिक में किस नदी, कौन सी नदी? गोदावरी नदी के जो है इस संगम पे जो है यहाँ पे लगता है। आगे प्रश्न है कि प्रमुख स्नान तिथियाँ, जो कुंभ मेला हमारा आयोजित हुआ है उसकी प्रमुख स्नान तिथियाँ कौन कौन सी है? तो 13 जनवरी से शुरू हुआ और 26 फरवरी में समाप्त हुआ। तो 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा था, 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन भी स्नान था, मुख्य स्नान तिथि है ये। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या था, 3 फरवरी को बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा के दिन, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन भी था और 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन जो है इसकी समाप्ति हुई। आगे का जो टॉपिक है हमारा, राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, यानी कि राजस्थान में अभी जो सरकार है उसके पहले वाली सरकार द्वारा गठित 17 नए जिलों में से 9 का गठन निरस्त कर दिया गया। यानी कि 17 जिला जो है पूर्व की सरकार ने गठित किया था उसमें 9 का गठन निरस्त कर दिया गया है। 3 नए संभागों का गठन भी निरस्त कर दिया गया है। 3 नए संभागों का भी गठन निरस्त कर दिया गया है। अब राजस्थान में जिले कितने हैं? तो 41, टोटल 41 जिले हैं राजस्थान में और 7 संभाग हैं। कितने जिले हैं? 41 और संभाग कितने हैं? 7। 3 नए संभाग जिसका गठन निरस्त किया गया था उसमें कौन कौन है? तो सीकर है, पाली है और बांसवाड़ा है। सीकर, पाली और बांसवाड़ा को जो है क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है।
अगला पॉइंट है हम लोग का कि स्वदेश निर्मित 2 अत्याधुनिक युद्धपोत सूरत और नीलगिरी, स्वदेश निर्मित है, युद्धपोत है, सूरत और नीलगिरी भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। कब शामिल किया गया है? 15 जनवरी 2025 को। 15 जनवरी 2025 को ही हम लोग सेना दिवस मनाते हैं, इसको आप लोग जानते हैं। इसके साथ ही पनडुब्बी बागसीर भारतीय नौसेना में शामिल की गई है 15 जनवरी 2025 को ही। सूरत और नीलगिरी युद्धपोत भी शामिल किया गया है और पनडुब्बी बागसीर को भी शामिल किया गया है नौसेना में। ये बागसीर जो है स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। बागसीर क्या है? स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। इनको पीएम मोदी द्वारा 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित डॉकयार्ड में देश को समर्पित किया गया। आगे टॉपिक पे आते हैं। आगे जो है हम लोग का जो टॉपिक है भारत 2024 है। भारत 2024 यानी कि 2024 में जो इम्पोर्टेंट कुछ घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1, भारत का जो पहला सौर मिशन है कौन है? आदित्य L1 है, अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। यानी कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। अगला पॉइंट है कि राम मंदिर उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया गया। कब? 22 जनवरी को पीएम मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी की गई थी 31 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि केरल के वायनाड में भूस्खलन से कम 254 लोगों की मौत हो गई। यानी कि केरल में के वायनाड में भूस्खलन हुआ था जिसमें कम से कम 254 लोगों की मौत हो गई थी। अगला पॉइंट खेल से है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष युगल खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन का जो पुरुष युगल खिताब होता है वो कौन जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता। बोपन्ना ग्रैंड स्लैम इतिहास में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल चैंपियन बने हैं। ये भी याद रखना है कि ये सबसे उम्रदराज पुरुष युगल चैंपियन बने हैं कौन? रोहन बोपन्ना। T20 विश्व कप जो है 2024 में हुआ था, उसमें आप लोग जानते हैं कि विजेता भारत है और विजेता साउथ अफ्रीका है, तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि आईपीएल 2024 का खिताब विजेता कौन है? KKR यानी कि कलकत्ता नाइट राइडर्स, और विजेता SRH है। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ था, भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने 6 पदक जीते थे, 1 रजत और 5 कांस्य। रजत पदक जीतने वाले कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर यानी कि जो भाला फेंक से संबंधित है, वो रजत पदक जीते थे 2024 वाले जो है पेरिस ओलंपिक में। उसके बाद है पेरिस पैरालंपिक। पैरालंपिक जो है जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए जो है पैरालंपिक्स होता है। 2024 में भारत जो है पेरिस पैरालंपिक्स में 29 पदक जीता हुआ है, 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता हुआ है, यानी कि टोटल 29। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला पॉइंट है कि गुकेश डोम्माराजू यानी कि डी गुकेश भी हम लोग कहते हैं, सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बन गए हैं। कौन? गुकेश डोम्माराजू जो है सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। आगे हम लोग का पॉइंट है कि निधन 2024 में जो प्रमुख लोगों का निधन हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि उनका क्षेत्र क्या है और निधन किनका हुआ है। तो मनोहर जोशी का निधन हो गया है 2024 में, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। पंकज उदास का जो है निधन हो गया है, जो गजल गायक रहे हैं। पंकज उदास का जो है गजल आता है, गजल गायक रहे हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, जो भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना है। सीताराम येचुरी का निधन हो गया है, जो वामपंथी नेता है। रतन टाटा जी का जो है निधन हो गया है, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। उस्ताद जाकिर हुसैन का जो है निधन हुआ है, जो तबला वादक है, विख्यात तबला वादक है। श्याम बेनेगल जो फिल्म से संबंधित है, फिल्म निर्माता है, उनका भी निधन हो गया। मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जो पूर्व पीएम अर्थशास्त्री भी है और पूर्व पीएम भी हैं, जो 2004 से लेकर 2014 तक जो है मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व सीएम है हरियाणा के, इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। अब कुछ जो है मुख्यमंत्री हैं उनको जो है हम लोग देख लेते हैं। जैसे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, झारखंड के हेमंत सोरेन, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, हरियाणा के नायब सिंह सैनी, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली की जो है रेखा गुप्ता है। अभी दिल्ली की जो है मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। आगे पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आगे पॉइंट है हमारा कि बाहरी अंतरिक्ष में उपग्रहों की डॉकिंग के लिए इसरो का स्पेडेक्स
मिशन पूर्णतः सफल, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष जो होता है, जो एक्सटर्नल जो है अंतरिक्ष होता है, उपग्रहों की डॉकिंग का मतलब है जोड़ना, तो उपग्रहों को बाहरी अंतरिक्ष में जोड़ना, उसको डॉकिंग कहा जाता है। इसरो का स्पेडेक्स मिशन जो है पूर्णतः क्या हो गया है, सफल हो गया है। ऐसी उपलब्धि वाला भारत विश्व में चौथा देश बन गया है, यानी कि बाहरी अंतरिक्ष में उपग्रहों को जोड़ने का काम, यानी कि डॉकिंग करने का काम जो है, भारत अब विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले 3 देश जो है इसमें सफलता हासिल कर चुके हैं। स्पेडेक्स का नाम बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों को डॉक करने का है। स्पेडेक्स का जो काम है क्या है, बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों को डॉक करने का है, यानी कि जोड़ने का है। स्पेडेक्स मिशन के तहत 2 चेजर और टारगेट को एक साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त हुआ है। SDX-01 चेजर है और SDX-02 क्या है, टारगेट है, जिसे जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। अमेरिका, रूस और चाइना, भारत से पहले ये 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चाइना, जो बाहरी अंतरिक्ष में उपग्रहों को क्या कर सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। तो अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना जो बाहरी अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को डॉक कर सकता है। अगला पॉइंट है कि इसरो ने स्पेडेक्स मिशन के तहत 220 किग्रा के 2 उपग्रह SDX-01 और SDX-02, देखिए SDX दोनों में है, SDX-01 SDX-02 का प्रक्षेपण PSLV-C60 के जरिए श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ। PSLV-C60, PSLV आप लोग जानते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला पॉइंट है कि बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावतरण किया गया 13 जनवरी 2025 को। इस पोत का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T द्वारा किया गया है। ऐसे 2 बहुउद्देशीय पोतों के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय तथा L&T के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर 25 मार्च 2022 को हुआ था। पहली बहुउद्देशीय पोत, बहुउद्देशीय मतलब एक से अधिक कामों के लिए, पहली बहुउद्देशीय पोत समर्थक का जलावतरण 3 माह पूर्व ही कर दिया गया और अभी जो है उत्कर्ष का किया गया है। तो ये रक्षा मंत्रालय और लार्सन एंड टुब्रो के बीच जो है बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष और समर्थक के जो है निर्माण की जो है ये थी, जो पूरी हो गई है। अब समर्थक का जलावतरण कर 3 माह पहले किया गया, उत्कर्ष का जलावतरण जो है 13 जनवरी 2025 को किया गया है, 13 जनवरी 2024 को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2, स्वदेश विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है, यानी कि स्वदेश निर्मित है, देश में बना हुआ है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नाम है नाग MK2, सेना में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है। 1901 के पश्चात 2024 जो है अब तक का सबसे गर्म वर्ष है, यानी कि 2024 जो है 1901 के पश्चात अब तक का सबसे गर्म वर्ष बना है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तीसरे लॉन्च पैड, जिससे उपग्रहों को जो है लॉन्च किया जाता है, तो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इससे पहले जो है 2 लॉन्च पैड थे। पहला लॉन्च पैड कौन था, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तथा SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV हो गया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा लॉन्च पैड है GSLV यानी कि जियो सिक्रोनस लॉन्च व्हीकल, तथा LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तीसरा लॉन्च पैड जो है NGLV है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। PSLV आपको यहाँ पे दिया हुआ है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और LVM-3 हो गया लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और NGLV हो गया नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की भारत के विस्तारित अंतरिक्ष कार्यक्रम में शामिल है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के स्थापना की जो विस्तारित अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो 2035 तक के, यानी कि भारत जो है 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना लिया है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ है। जम्मू कश्मीर में जो है किस सुरंग का उद्घाटन हुआ है, सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन हुआ है। सोनमर्ग सुरंग को जेड मोड़ सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे कि सोनमर्ग सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है इसे जेड मोड़ सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रीनगर, कारगिल, लेह राष्ट्रीय राजमार्गों पर गांदरबल जिले में
गगनवीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, यानी कि जो सोनमर्ग सुरंग है ये गगनवीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर, श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और इसकी जो लंबाई है 6.5 किलोमीटर यानी कि 6.5 किलोमीटर है। इसका लोकार्पण पीएम मोदी द्वारा 13 जनवरी 2025 को हुआ है, यानी कि इसका लोकार्पण जो है पीएम मोदी के द्वारा किया गया है 13 जनवरी 2025 को। अगला प्रश्न है कि वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की प्रदेश सरकार की योजना है, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाया जाए। इसके अंतर्गत कुल 7 जिले होंगे, यानी कि वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर जो क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा इसके अंतर्गत कुल कितने जिले होंगे? 7 जिले होंगे। एक तो वाराणसी और प्रयागराज दूगो होगा, और वाराणसी और प्रयागराज के बीच में आने वाले 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? चंदौली है, गाजीपुर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है और भदोही है। इन 5 और वाराणसी और प्रयागराज इन दोनों के बीच में ये जिले 5 आते हैं। इनको मिला करके जो है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाने की योजना प्रदेश सरकार की है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेना को प्राप्त होंगे 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक, यानी कि भारतीय सेना को 47 T-72 ब्रिज लेइंग टैंक प्राप्त होने वाले हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री के साथ अनुबंध किया है 1 जनवरी 2025 को इस टैंक के लिए। सेना में नए रोबोडॉग्स, अगला प्रश्न है कि सेना में नए रोबोडॉग्स, रोबो समझ रहे हैं, रोबोडॉग्स म्यूल्स को जो है शामिल किया गया है। इन रोबोडॉग्स को संजय नाम दिया गया। आपसे पूछेगा कि सेना में जो नया रोबोडॉग शामिल किया गया उसका नाम क्या दिया गया है? संजय नाम दिया गया है। इसका नाम म्यूल है, यानी कि MULE। म्यूल का मतलब होता है मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट, मल्टी यूटिलिटी लैग्ड इक्विपमेंट। 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस पर पहली बार पुणे में हुई परेड में इसको शामिल किया गया, यानी कि सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और 15 जनवरी को जो सेना दिवस मनाया गया, पहली बार पुणे में हुई परेड में आपको जो है रोबोडॉग्स संजय को जो है शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी 2025 को कलकत्ता में गणतंत्र दिवस परेड में भी सेना ने इसका प्रदर्शन किया, यानी कि 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस परेड हुआ उसमें भी जो है इसको शामिल किया गया 2025 में। अगला प्रश्न है हमारा कि इंदौर और उदयपुर को आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता मिल गई है। इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और उदयपुर राजस्थान का शहर है। इसको आर्द्रभूमि शहर यानी कि वेटलैंड सिटी का जो है मान्यता मिल गया है। ऐसी मान्यता वाले भारत के पहले 2 शहर हैं, यानी कि भारत में ऐसे कोई शहर नहीं है जिन्हें वेटलैंड सिटी का मान्यता हो। ऐसे पहले 2 शहर हैं इंदौर और उदयपुर जिन्हें वेटलैंड सिटी यानी कि आर्द्रभूमि शहर का जो है मान्यता मिल गया है। विश्व में मान्यता प्राप्त आर्द्रभूमि शहरों की संख्या 74 है, यानी कि पूरे विश्व में आर्द्रभूमि मान्यता प्राप्त शहरों की संख्या कितनी है? 74 है। सर्वाधिक आर्द्रभूमि शहर चाइना के पास है, 22 सर्वाधिक आर्द्रभूमि शहर किसके पास है? चाइना के पास। अगला प्रश्न है कि इंदौर को आर्द्रभूमि शहर की मान्यता वहाँ स्थित रामसर साइट जो है सिरपुर झील में जलीय पक्षियों के जमावड़े के लिए दिया गया है, यानी कि इंदौर को जो है आर्द्रभूमि शहर का मान्यता क्यों दिया गया है? वहाँ पे स्थित रामसर साइट सिरपुर झील में जलीय पक्षियों के जमावड़े के लिए दिया गया है। सिरपुर झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो आपसे पूछा सकता है कि सिरपुर झील कहाँ है? तो इंदौर में है। राजस्थान में उदयपुर 5 प्रमुख आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है। राजस्थान में उदयपुर जो है 5 प्रमुख आर्द्रभूमियों से घिरा हुआ है। पहला है पिछौला झील। क्वेश्चन पूछता है कि पिछौला झील कहाँ है? तो उदयपुर में। फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है, कहाँ है? उदयपुर में। तो इसके लिए जो है इनको क्या दिया गया है? वेटलैंड सिटी का जो है मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू, उत्तराखंड में जो है समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया है, UCC, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता जो है लागू कर दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। अच्छा, आप लोग ये बताइए क्वेश्चन कि जो है समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह अनुच्छेद 44 के तहत है। अनुच्छेद 44 किस में आता है? DPSP में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में आता है। 27 जनवरी 2025 से इसको लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में। गोवा में जो है इससे पहले जो है गोवा में लागू है, लेकिन गोवा में कब से लागू है? गोवा में समान नागरिक संहिता जो है पुर्तगाली शासन काल से ही लागू है। जब पुर्तगाली शासन काल था गोवा में, तभी से जो है समान नागरिक संहिता गोवा में
लागू है, यानी कि अनुच्छेद 44 जो है सबसे पहले जो है आपको गोवा में लागू हो चुका है, स्वतंत्रता से पहले, और स्वतंत्रता के बाद पहले जो है लागू करने वाला उत्तराखंड हो गया। 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। इसकी भी घोषणा कर दी गई है कि 27 जनवरी को, क्योंकि 27 जनवरी को ही लागू किया गया है, तो 27 जनवरी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता दिवस मनाया जाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। कश्मीर की बर्फीली घाटियों में श्रीनगर और बड़गाम तक 85 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि कश्मीर की बर्फीली घाटियों में जो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहुंची है, कहाँ से, श्रीनगर और बड़गाम तक, कितने स्पीड से, 85 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, तो हम लोग का जो है ये राष्ट्रीय घटनाक्रम मार्च हम लोग कर चुके हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और संभव हो तो इसे नोट भी करेंगे। इसका पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और इसका पीडीएफ जो है आपको वहीं पे मिलेगा। पीडीएफ हम जो है इसके पहले जनवरी और फरवरी दोनों का जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुके हैं, तो आप इसको जो है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब, चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, और नोटिफिकेशन मिलते रहेगा तो आप जो है करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता दर्पण का है इसको आप पूरा करते रहेंगे। देखिए, करंट अफेयर्स जो प्रतियोगिता दर्पण का है ये बहुत सफिशियंट है। इसे जो है किसी भी एग्जाम में, वो बीपीएससी हो, बीपीएससी टीआरई जो आ रहा है वो हो, बीएसएससी हो या रेलवे हो, सब में जो है क्वेश्चन यहाँ से जो है फंसते हैं, लड़ते हैं। तो इसलिए आप जो है इसको पूरा करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आज इसका पीडीएफ जो है हम शेयर कर ही देते हैं, अगले दिन जो है पीडीएफ शेयर कर देते हैं। धन्यवाद।